आज के वीडियो में हम पॉपुलेशंस और उसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में। नेचर में आपको कभी भी रेयरली आपको ऐसा मिलेगा कि कोई आपको सिंगल इंडिविजुअल रहता हुआ मिल जाए, वरना नेचर में हमको किसी भी स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादातर ग्रुप में रहते हुए दिखाई देते हैं। वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। वो किसी भी वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं या कंपटीशन कर रहे होते हैं रिसोर्सेज के लिए। आपस में इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन एन एरिया and which are sharing the resources or competing for the resources or are interbreeding with each other, ठीक है, they constitute a population। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए। इंटरब्रीडिंग का मतलब आप लगाओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, लेकिन इसको हम अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखें तो हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड ए पॉपुलेशन। तो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स आए हों या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हों, जो भी ग्रुप आता है सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स का, उनको हम फिर पॉपुलेशन ही कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉर्मोरेंट्स किसी वेटलैंड में रह रहे हो। वेटलैंड का मतलब होता है जैसे रिवर के आसपास का एरिया या लेक के आसपास का एरिया, है ना, जहाँ वाटर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेटलैंड। तो कॉर्मोरेंट क्या होती है? बर्ड होती हैं। ब्लैक कलर होता है इनका, इनकी जो गर्दन होती है थोड़ी लंबी होती है। तो ये कॉर्मोरेंट्स हैं जो कहाँ रहती हैं? वेटलैंड में। कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड बहुत सारे रहते हैं एक साथ में। रैट्स कहाँ रहते हैं? चूहे आपको जैसे किसी अबेंडन्ड ड्वेलिंग में मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इंसान ना रहता हो, वहाँ आपको चूहे रहते हुए मिल जाएंगे। तो उसके अलावा टीक वुड ट्रीज़, आपको फॉरेस्ट में, जंगलों में जो टीक वुड के पेड़ हैं वो आपको घने एक दूसरे के साथ लगे हुए मिल जाएंगे। आपको बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो करते हुए मिलेंगे पॉपुलेशन में। कहाँ? कल्चर प्लेट पर। तो एक कल्चर प्लेट है, उस पर आपको बहुत सारे बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते हुए, ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये भी पॉपुलेशन हो गई। इसके अलावा लोटस प्लांट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पॉन्ड में। तो ये पॉपुलेशन का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े अभी पॉपुलेशन के। तो आपने इस चैप्टर के पिछले भाग में ये पढ़ा था कि कैसे एडाप्टेशंस होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है अपने सराउंडिंग के साथ अडाप्ट करता है, बदलते जो मौसम है उसके साथ अपने आप को चेंज करता है। तो ये सारा आप पढ़ चुके हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है जिससे कि इवोल्यूशन होता आया है पुराने समय से। तो नेचुरल सिलेक्शन को होने के लिए पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉपुलेशन में से ही तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म से थोड़ी होगा, पॉपुलेशन से ही तो होगा। तो इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व डिज़ायर्ड ट्रेट्स। इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो क्या है? इट इज़ देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया विच लिंक्स इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स तथा इवोल्यूशन के साथ जोड़ने वाला एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। पॉपुलेशन के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पॉपुलेशंस के पास जो फीचर होते हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते। जैसे एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी बर्थ या डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होते हैं। बर्थ और डेथ नहीं होती, बर्थ रेट और डेथ रेट होते हैं। तो कोई इंडिविजुअल मर सकता है या जन्म ले सकता है, लेकिन पॉपुलेशन मरती और जन्म लेती नहीं है। उसकी तो दर होती है, मृत्यु दर, जन्म दर, ये होती है। So in a population these rates refer to per capita births and deaths। तो उसको देख लेते हैं हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल के हेल्प से। इसीलिए पॉपुलेशन में ना आप इन रेट्स को कैसे बताते हो? पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ।
and how it is calculated we will see. तो इसमें क्या दिखाते हैं हम लोग, चेंज इन नंबर्स, नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जितनी पॉपुलेशन पहले से मौजूद है उसमें कितने बढ़े और कितने घटे, इसको पर कैपिटा से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं चलिए, जैसे पॉन्ड है, वहाँ पर 20 लोटस प्लांट्स थे पिछले साल, और रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए प्लांट्स आ गए और करंट पॉपुलेशन हो गई 28। तो बर्थ रेट क्या रहा, तो बर्थ रेट में आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, जो नए इंडिविजुअल्स आए थे वो आपको ऊपर न्यूमरेटर पे रखने पड़ेंगे और नीचे से डिनोमिनेटर में आपको रखने हैं जितने पहले से थे। तो 8 न्यू पर 20, यानी प्रत्येक 20 ने 8 को जन्म दिया। यहाँ 20 ऑर्गेनिजम्स ने 8 ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया, तब जाके पर कैपिटा निकलेगा। तो कितना आया, 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर, यानी हर लोटस का क्या इसमें योगदान था, हर लोटस ने योगदान दिया 0.4 ऑर्गेनिजम्स का, और वो भी एक साल में। तो दिस इज द वी कैन से पॉपुलेशन, हाउ पॉपुलेशन बर्थ रेट, तो बर्थ रेट आ गया। अब डेथ रेट के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी, पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज। अब एक लेबोरेटरी है जिसमें 40 फ्रूट फ्लाइज हैं पहले से, 40 में से 4 फ्रूट फ्लाई जो हैं उनकी डेथ हो जाती है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, और वो इंटरवल क्या है, सपोज एक हफ्ता। तो अब डेथ रेट क्या होगा, तो वो पर कैपिटा से ही निकालेंगे इसको भी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम वही करेंगे 4/40, तो पर कैपिटा आ जाएगा। और पर कैपिटा क्या आया, 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। एक हफ्ते में हर फ्रूट फ्लाई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा डेथ रेट में, तो 0.1 रहा। तो इस तरह से आपका डेथ रेट आ गया। तो डेथ रेट और बर्थ रेट का एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पढ़ा इस एरिया में। इसको थोड़ा बहुत चेंज करके इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अगला जो करेक्टर होता है पॉपुलेशन का, कि वो उसमें सेक्स रेशियो होता है। अब देखिए कोई इंडिविजुअल है, तो कोई भी इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा या थर्ड जेंडर होगा, इस तरह से होगा, नॉट स्पेसिफाइड होगा। तो कोई ना कोई स्पेसिफिक उसका सेक्स होगा, है ना। इसी पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, इधर मेल और फीमेल लेके चलते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो पॉपुलेशन इस किसी इंडिविजुअल के लिए तो आप ऐसा कर ले सकते हो, पॉपुलेशन में क्या करते हो आप, सेक्स रेशियो, वहाँ पे आपको सेक्स रेशियो लेना पड़ता है। जैसे 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स, तो इस तरह से आप बताते हैं। तो दैट इज़ द सेक्स रेशियो, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, जो भी है। अब ध्यान रखिए, किसी भी इंडिविजुअल की कोई ना कोई पर्टिकुलर एज होती है। अगला अंतर आप देखो, कोई ना कोई पर्टिकुलर एज होती है, 10 साल होगी किसी इंडिविजुअल की एज, या 20 साल होगी, या 50 साल होगी, ऐसे आप बताओगे। बट पॉपुलेशन में क्या होता है, ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। किसी भी पॉपुलेशन में ना आपको अलग अलग एज के बंदे मिल जाएंगे, इंडिविजुअल मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत आप डिफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ लिंक करते हैं, कि अगर हमें पता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं पॉपुलेशन में और हमें उनके नंबर्स का पता है, तो आइए इसको एक पिरामिड के हेल्प से समझते हैं, जिसको हम एज पिरामिड कहते हैं। तो अगर आप एज पिरामिड को डिफाइन करने जाओगे तो आप क्या कहोगे, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, देन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप प्लॉट कर दो,
पॉपुलेशन के तौर पर, तो आपको पता चल जाएगा कि एज पिरामिड बन गया। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशंस द एज pyramids generally show distributions of males and females in a diagram. The shape of pyramid reflects the growth status of population, whether it is growing, stable or declining. तो कोई भी एज पिरामिड है वो देख करके आपको ये पता चल जाता है कि आगे चल के ये पॉपुलेशन जो है एक्सपेंड करेगी या स्टेबल रहेगी या डिक्लाइन कर जाएगी, यानी नंबर घट जाएगा लोगों का। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं और वो अलग अलग कलर्स आपको बता रहे हैं अबाउट द एज ग्रुप्स। जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कौन सा माना जाएगा? हम इसको मानेंगे अप टू, हम लेके चलते हैं 12 ईयर्स, अप टू 12 टू 14 ईयर्स, ऐसा लेके चलो। कम से कम भी अगर आप लेके चलोगे ह्यूमन बीइंग्स में तो, और अगर नियम कायदे कानून की बात कर लोगे जो आजकल सरकार ने लगा रखे हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर 18 ईयर्स एटलीस्ट है ना, प्री रिप्रोडक्टिव एज। इससे पहले तो कोई रिप्रोडक्शन का चांस ही है ही नहीं, क्योंकि आप मैरिज ही नहीं कर सकते। तो 18 ईयर्स हम लेके चलते हैं, चलिए एक एवरेज। अब 18 ईयर प्री रिप्रोडक्टिव, 18 ईयर से कम वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शो किए गए हैं ऐसे। एट प्रेजेंट आपके सामने क्या है? रिप्रोडक्टिव एज है। अब रिप्रोडक्टिव एज कहाँ से आ जाएगी? 18 से लेकर के आप ले लो, इसमें एवरेज ले लो 50, बहुत ज़्यादा हो जाता है 50 भी, लेकिन फिर भी हम लेके चल रहे हैं। चलिए 18 से 50 तक हम रिप्रोडक्टिव एज लेके चल रहे हैं। और उसके बाद फिर थर्ड आ जाता है हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जो ये आपको पिंक कलर से दिखाया गया है। तो ये 50 ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, ऐसे लेके चलिए। तो हमने यहाँ 3 ग्रुप बना लिए। ओके, शॉर्ट देन 18 से 50 एंड ग्रेटर देन 50, ऐसे हमने बना लिए। तो अब ये एजेस आपको पता चल गई हैं लगभग, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये एज ग्रुप्स हैं। तो आप देखो ज़रा, प्री रिप्रोडक्टिव में जो यहाँ पर नंबर है, क्या वो रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है? ये जो स्लैब बनाई गई है नीचे वाली येलो, ये बड़ी बनानी पड़ी है? आंसर है यस, बड़ी स्लैब है, इट इज़ लार्ज देन द रिप्रोडक्टिव स्लैब। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे चल के जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो नंबर, जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो नंबर और बढ़ने की उम्मीद है पॉपुलेशन का फ्यूचर में। तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी फ्यूचर में? हम देखेंगे कि पॉपुलेशन और बढ़ेगी, राइज करेगी। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि आगे चल के भविष्य का क्या हाल होना है? अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा है तो रिप्रोडक्टिव वालों से और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों से, तो मतलब आगे चल के भविष्य में पॉपुलेशन की बढ़ोतरी होनी है। इंडिया में यही हालात हैं अभी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, बिकॉज यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर काफ़ी है। स्टेबल में चेक करो, स्टेबल में आप देखो जरा, जो विड्थ सबसे नीचे वाले स्लैब की है वही विड्थ रिप्रोडक्टिव वालों की भी है। मतलब पॉपुलेशन का जो साइज है वो प्री रिप्रोडक्टिव का और रिप्रोडक्टिव का इक्वल है ना? जो रेंज है पॉपुलेशन की वो बराबर है दोनों में। इसका मतलब ये है कि आगे चल के हमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रहने वाली है, क्योंकि उतने ही ऑर्गेनिजम्स आगे चल के प्री रिप्रोडक्टिव एज में है जितने आज रिप्रोडक्टिव एज में थे। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला, स्टेबिलिटी रहेगी। एंड थर्ड वाले में देखो डिक्लाइनिंग, आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू वाला स्लैब है उससे छोटा हो गया है येलो वाला स्लैब। अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो उसका मतलब हुआ ये कि आने वाले समय में प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स की नंबर कम होने वाली है। तो ऐसे केस में तो पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो जाएगा आगे चल के। और हम देखेंगे कि भविष्य में
जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो कम होगा, तो डिक्लाइनिंग आ गया यहाँ पर। तो एज पिरामिड्स को स्टडी करना बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लैब होता है जो सबसे नीचे होता है। यही आगे चल के हमको बताता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, पॉपुलेशन का क्या हाल होने वाला है। तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस ए लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। हैबिटेट में यानी जहाँ पर वो पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर उसका साइज क्या है, वो उसके स्टेटस के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हम चाहें इन्वेस्टिगेट करना किसी पॉपुलेशन में, चाहे वो कंपटीशन के कारण हो किसी और स्पीशीज़ के साथ, चाहे वो प्रीडेशन हो यानी कोई प्रीडेटर जब प्रे को खाता है, चाहे वो पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन हो किसी प्लांट स्पीशीज़ पर, हम जो कुछ भी करेंगे, जो भी पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, हम उसको पॉपुलेशन साइज में बदलाव के आधार पर स्टडी करते हैं। वी स्टडी दैट इन चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। हम हमेशा इस बारे में बात करेंगे कि देखो प्रेडेटर्स की संख्या बढ़ेगी तो पॉपुलेशन साइज प्रे का कम होगा। देखो अगर एप्लीकेशन नहीं होगा पेस्टिसाइड्स का तो पेस्ट्स का नंबर, उनका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। देखो अगर इन दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होगा ए और बी के बीच में, तो दोनों का पॉपुलेशन साइज कम होने लग जाएगा, बिकॉज दोनों कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, दोनों को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन साइज में बहुत सारे आंसर छुपे हुए हैं। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज स्मॉल देन 10, यानी पॉपुलेशन साइज इतना छोटा भी हो सकता है। जैसे कि आप साइबेरियन क्रेन्स को स्टडी कर रहे हो, अगर भरतपुर वेटलैंड्स में, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है, वहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स क्या करके आती हैं, माइग्रेट करके आती हैं। कहाँ से वो माइग्रेट करके आती हैं? फ्रॉम द साइबेरिया। बहुत ठंडा मौसम होता है जब वहाँ पर, तो वो माइग्रेट करके आ जाती हैं इंडिया में। तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन साइज़ है वो इतना छोटा भी हो सकता है, शॉर्टर देन 10 भी हो सकता है, और पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है। देखो एग्जांपल करो, जैसे क्लामाइडोमोनास की स्टडी चल रही है पॉन्ड में, तो मिलियंस में चला जाएगा पॉपुलेशन साइज़। ओके, तो पॉपुलेशन साइज़ ज़रूरी नहीं है कि एक लिमिटेड रेंज में रहता है, नहीं, पॉपुलेशन साइज़ बहुत कम भी हो सकता है पॉपुलेशन स्टडीज़ में, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। आपने दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। और ज़रूरी नहीं है कि इसे नंबर्स में नापा जाए, नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। हालांकि नंबर अगर आपको काउंट करना आसान है तो ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन नंबर नापना हर केस में, हर पॉपुलेशन स्टडी में आसान नहीं है। आप हर जगह नंबर नहीं काउंट कर सकते। हाँ, नंबर काउंट करना बहुत बढ़िया है, एक बार हो गया काउंट तो बहुत अच्छा समझ में आता है हमारे, लेकिन नंबर हर जगह काउंट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास plants, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that population density of banyan is low relative to that of the carrot grass, amounts to estimate the enormous role of banyan in that community. तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ करोगे? बायोमास का यूज़ करोगे या परसेंट कवर का यूज़ करोगे पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए? यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर आपने नंबर काउंट कर लिया, आपने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, उस बहुत बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे कैरेट ग्रास के पेड़ हैं, पौधे हैं। कितने हैं? 200। तो उस एरिया में मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की। अब एरिया देखो कहाँ है, ये पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो आप देखो इसकी कैनोपी जो है, कैनोपी मतलब इसका जो ऊपर शेडेड एरिया है, शेडी एरिया है ना, पूरा का पूरा वेजिटेटिव एरिया है जो पौधे का फैला हुआ है, जो कि सूरज को के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज द कैनोपी। अब ये कैनोपी ने पूरा इतना एरिया घेरा हुआ है, तो इतना ही एरिया हमने स्टडी किया किसका, पार्थिनियम का। तो यहाँ कितने ट्री निकले पार्थिनियम के, पार्थिनियम के निकले 200। और ये कितने हैं बैनियन ट्री, ये है 1। तो अब आप अगर पॉपुलेशन नंबर के बेसिस पर आप कहें कि, तो आप कंपेयर करें, तो आप कहेंगे कि भाई इस एरिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो कैरेट ग्रास वाले ट्रीज़ का है। बिकॉज हम देखें अगर नंबर के बेसिस पर तो ये केवल एक है बैनियन ट्री और ये 200 है पार्थिनियम प्लांट्स। लेकिन ये एक गलत धारणा होगी, बिकॉज यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इतना बड़ा है बैनियन ट्री का, कि अगर हम पूरा कंपेयर करें बायोमास को, या तो इसका बायोमास ले लो आप, या इसका परसेंट कवर ले लो, कितना कवर कर रखा है इसने सरफेस, तो पार्थिनियम से ज़्यादा ही होगा। तो आप यहाँ पर धोखा खा जाएंगे इस केस में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हर बार आप नंबर काउंट करें ये आवश्यक नहीं है। नंबर हमें बहुत अच्छा आंसर देना जानते हैं, लेकिन नंबर कई बार हमको मिसगाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा इस एग्जाम्पल में। आगे देखिए, तो बैनियन ट्री के केस में आप क्या करोगे, बैनियन ट्री का जो रोल है कम्युनिटी में वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उसके बायोमास से या उसके परसेंट कवर से आप निकालिए, ठीक है। Total number is again not an easily adoptable measure if the population is huge. अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए टोटल नंबर को काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड द काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर आप काउंट करने चले गए तो या तो आपका समय बहुत खर्च होने वाला है, या आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का जब हम स्टडी करते हैं जिसको पेट्री डिश में ग्रो किया गया है, तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कॉलोनी काउंट्स करते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज को काउंट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनीज को काउंट करते हैं, हाउ मेनी कॉलोनीज आर डेवलप्ड, ओके। इससे हम एक रिपोर्टिंग देते हैं कि हाँ इसका बैक्टीरिया का जो प्रेजेंस है वो इतना है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हम कहते हैं पर ml ऑफ द सैंपल। मान लो 1 ml आपने पानी डाला और 10 कॉलोनी डेवलप हुई बैक्टीरिया की, है ना, तो आप उन 10 कॉलोनीज को नंबर के तौर पे लेके चलते हो। आप ऐसा नहीं करते कि आप हर बैक्टीरिया का काउंट करने जा रहे हो, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देयर इज नो नीड टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज। रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पस इक्वली वेल। कहीं कहीं क्या है कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के बजाय, यानी एकदम डायरेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के बजाय इनडायरेक्ट वे में या रिलेटिव तरीके से हम उसको निकालते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी सी सरफेस पर प्रेजेंट हैं और आप समुद्र में निकालना चाहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, या लेक में निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप। तो नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप, ये आप ले सकते हो एक इंडिकेटर के तौर पर, कि किसी, जैसे हमने जाल फेंका, जाल की हमको एरिया, जाल का एरिया हमको पता है, तो इतने एरिया के जाल में कितनी मछलियां फंसी। नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर फॉर टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। तो अगर हमने लेक में 10, सपोज ये लेक है हमारी, ये लेक है, इसमें हमने 3 ऐसे, एक इधर इस कोने में, एक इस कोने में, सपोज ऐसे हमने 5 जगह लेक में सैंपलिंग की, 5 जगह हमने जाल फेंका, सेम साइज का जाल था, और हमने उसको काउंट किया कि भाई हर बार में कितनी मछलियां आई। तो सपोज पहली बार में 100 आई, दूसरी बार में 70, तीसरी बार में 80, ऐसे ऐसे आई फिशेस।
इस तरह से यहाँ पर भी कोई नंबर आया, यहाँ पर भी कोई नंबर आया, फिर हमने क्या निकाल लिया, एवरेज। तो हमें पता चल गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे लेक में क्या है। इसके बजाय कि हम पूरे लेक की फिशेस का नंबर काउंट करें, हमने एक पैमाना निकाल लिया कि हाँ पर मीटर स्क्वायर इतना अगर हमारा ये ट्रैप रहेगा तो उसके आधार पर पूरे हमने लेक में निकाल लिया कि हाँ हाँ इतनी मछलियाँ हो सकती हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है। क्योंकि ये आपके लिए संभव नहीं है कि आप पूरे लेक का सर्वे करने चले जाओ। तो नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप कैन गिव यू गुड साइन और इंडिकेटर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द फिशेस इन द लेक। हम इनडायरेक्टली भी करते हैं बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि टाइगर सेंसस जब हुआ, यानी जो बाघ है उसकी जब पॉपुलेशन काउंट की गई भारत में, प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था उसमें नेशनल पार्क्स में, तो टाइगर को देख पाना आसान नहीं है, टाइगर छुपे रहते हैं, तो उनको निकाल के उनकी पॉपुलेशन उनको गिनना नॉट पॉसिबल। तो क्या किया गया, पग मार्क्स को यानी उनके जो पैरों के निशान हैं या उनकी फीकल पैलेट्स को काउंट किया गया, उसको उनके होने या ना होने का इंडिकेटर माना गया। तो इस तरह से हमने टाइगर की पॉपुलेशन काउंट की। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उस ऑर्गेनिज्म को छेड़ेंगे, उसको आप हर केस में चाहे कुछ भी हो जाए मुझको उसको निकाल के लेके आना है, देखना है, तब जाके मैं ऐसे करूँगा, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताए गए अलग अलग प्रकार के, तो आपने इसको स्टडी किया, देखा कि देखो सब जगहों पर हम लोग नंबर से काम नहीं चला सकते, कहीं कहीं तो हमको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। नंबर काउंट करना एक अच्छा तरीका है, लेकिन नंबर हर जगह, कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहाँ नंबर धोखा दे देते हैं, जैसे बैनियन ट्री वाला एग्जाम्पल था, वहाँ नंबर धोखा दे रहा था आपको। वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना था, आपको बायोमास का यूज़ करना था या परसेंट एरिया कवर उसका यूज़ करना था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब ये वीडियो इतना ही, इसको देखने के लिए धन्यवाद।